गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बचेंद्री को अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से बर्फ़ के रास्ते को साफ़ करते हुए एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ रही है और कुछ साथियों की उसमें मृत्यु भी हो जाती है, फिर भी वो अपनी चढ़ाई को लगातार जारी रखे हुए हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। जो डॉक्टर मीनू मेहता है, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से आपको अब बर्फ़ के आगे वाले रास्तों की तैयारी के लिए अपने को तैयार रखना है, किस तरह से वहाँ पर पुलों को बांधना है, किस तरह से रस्सियों का उपयोग करना है, किस तरह से रस्सियों को बांधना है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक का सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। जो हमारे कैंप का तीसरा दिन था वो हमारे लिए क्या था, सामान को साथ लेकर चढ़ाई करने का दिन निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी का अर्थ होता है जो वायरलेस फ़ोन होता है, जिससे हम हमारी जानकारी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए थे जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। हम 2 ही ऐसी महिलाएं थीं जो कैंप 1 पर पहुंची। इससे उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। जो हमारे अग्रिम दल के नेता थे, अग्रिम दल के लोग थे, जो आगे हमारे रास्ते की कठिनाइयों को साफ कर रहे थे, हमें रास्ता बता रहे थे, उन्होंने 29 अप्रैल को कैंप 4 लगा लिया और ये हमारे लिए बड़ी ही आशाजनक प्रगति थी। अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे साथ आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने ये कहा कि मुझे दल के प्रत्येक व्यक्तियों सदस्य से बात करनी है। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं बिल्कुल नई हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। इस पर तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि एवरेस्ट मेरा भी पहला अभियान है, लेकिन इसके शिखर पर जाना मैं 7 बार जा चुका हूँ। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम एक ऐसी लड़की लगती हो जिसके जो इरादे हैं बड़े ही क्या है, नेक हैं, बड़े ही पक्के हैं। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए और तुम जो हो एवरेस्ट की जो चढ़ाई कर रही हो वो पहले ही प्रयास में तुम सफल हो जाओ। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन से बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग ताशरिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मतलब 2 तंबू लगे थे, उसमें कुछ लोग तो मेरे तंबू में थे और कुछ 8 जो शरीर से मजबूत थे और वहीं पर रहने वाले थे वो दूसरे तंबू। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। करीब 12:30 बजे के लगभग क्या हुआ, एक सख्त चीज़ मेरे सिर से टकराई और मेरी नींद अचानक खुल गई और उससे क्या हुआ, साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। तभी मुझे एक
अचानक से महसूस हुआ कि कोई ऐसी ठंडी चीज़ है जो मेरे शरीर को कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। अब ये जो भारी सख्त चीज़ थी जो मुझे बड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी, क्या थी? बर्फ़ का पिंड था जो बर्फ़ की पहाड़ी से टूटकर नीचे गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति तथा भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। ये जो विशाल हिमपुंज था, जो हिमपात हुआ, जो बर्फ़ का पिंड था, वो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी मतलब इतनी तेज गति से आया और बड़ी तेज आवाज़ के साथ हमारे कैंप को क्या कर दिया उसने? तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। सचमुच उस बर्फ़ पिंड के गिरने से हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। इतना भयानक हादसा था कि हमने सोचा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हल्की फुल्की चोट सबको लगी थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। सबसे पहले तो हमारे तंबू का रास्ता साफ किया उन्होंने और फिर मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। क्यों? क्योंकि मैं बर्फ़ में पूरी धंस चुकी थी। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मेरी मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से बाहर निकाल लेने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाया गया। एक शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई, उसे भी लेटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। ये जो इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ पिंड का गिरना और किसी की मृत्यु ना होना और सुरक्षित लौट आना, ये सब क्या है? एक साहसिक कार्य है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें और टूटी हड्डियां आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम डरी हुई थी? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी। धन्यवाद।